हमारा टॉपिक जो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में निकल के आ रहा है, दैट इज आर्गुमेंट। आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये मेरा टॉपिक निकल के आ रहा है आज का। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं आर्गुमेंट की, ठीक है जी, जब हम आर्गुमेंट की बात करते हैं, देन इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट एन एंगल। मैं किसी एंगल की बात कर रहा हूं, पहली बात तो ये दिमाग में रखिए। अब वो कौन सा एंगल है मैं उसके बारे में बताने जा रहा हूं। ठीक है, अब उसके बारे में बात करनी शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास z निकल के आया a प्लस आयोटा भी। सपोज करिए मैंने z को कंसिडर किया a प्लस आयोटा भी, तो मेरा ये कॉम्प्लेक्स नंबर निकल के आ रहा है। अगर z को मैं कार्टेशियन फॉर्म के अंदर किसी प्लेन में प्लॉट करूं, तो सपोज करिए ये पॉइंट a निकल के आ रहा है, ये पॉइंट अगर b निकल के आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये वाला पॉइंट निकल के आएगा a, b, ये ऑर्डर पेयर है। तो अगर इसे ज्वाइन करता हूं तो इस तरह से निकल के आएगा, इसे ज्वाइन करता हूं तो इस तरह से निकल के आएगा। और हमने मॉडुलस रीड किया था, तो हमें पता था कि ये लाइन किसे रिप्रेजेंट करती है, मॉडुलस ऑफ z को रिप्रेजेंट करती है। ये लाइन किसे रिप्रेजेंट करती है, मॉडुलस ऑफ z को रिप्रेजेंट करती है। अब पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ इसने जो एंगल बनाया इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये जो एंगल निकल के आ रहा है दैट इज थीटा, दिस इज माय आर्गुमेंट। इसे बोलते हैं आर्गुमेंट। दिस इज माय आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो आर्गुमेंट क्या होता है, एंगल फॉर्म्ड बाय ए कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर when it is expressed in a plane। अब ये प्लेन की बात अगर कर रहे हैं तो याद रख लो, इससे पहले हमने जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी थी उसमें इसका नाम कोऑर्डिनेट प्लेन निकल के आता है। यहां पर इसका नेम, इस प्लेन का नेम यहां पर निकल के आ रहा है आर्गेंट प्लेन। इस प्लेन का नाम क्या निकल के आ रहा है, इसमें आर्गेंट प्लेन बोलते हैं। दिस प्लेन इज नोन एज आर्गेंट प्लेन। आर्गेंट प्लेन के साथ नाम के साथ जानते हैं सर। ठीक है जी, इस बात को ध्यान दीजिए। अब इसका फॉर्मूला निकालना कैसे, और मुझे ये थीटा डिग्री का एंगल निकालना कैसे, अब उसकी बात कर लेते हैं। अब ये थीटा डिग्री का एंगल निकल के आता है सबसे सिंपलेस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ, सबसे सिंपलेस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ, दैट इज tan। tan की हेल्प के साथ हम ये थीटा डिग्री का एंगल निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे निकाल सकते हैं अब उसके ऊपर बात करें। अगर मैं यहां पर इसे प्लॉट करूं ट्राइंगल की फॉर्म के अंदर, तो ये इस तरह से निकल के आ रहा है। ये वाला पॉइंट मेरा फिर a निकल के आ रहा है, तो ये वाला निकल के आया मेरा कहीं ना कहीं b, ये डिस्टेंस निकल के आया a। ठीक है, इस ट्राइंगल के अंदर अगर मैं tan थीटा को प्लॉट करता हूं तो वो क्या निकल के आ रहा है, b अपॉन a। यहां से फिर थीटा किसके इक्वल निकल के आ रहा है, tan इनवर्स b अपॉन a, tan इनवर्स b अपॉन a। ठीक है, तो ये थीटा डिग्री का एंगल tan इनवर्स की हेल्प के साथ निकाला जा सकता है। और अगर और प्रॉपर्ली इसे देखूं, और भी ज्यादा प्रॉपर्ली इसे देखूं, तो ये क्या निकल के आ रहा है, tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z डिवाइडेड बाय रियल पार्ट ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z डिवाइडेड बाय रियल पार्ट ऑफ z। ठीक है, अब ध्यान से देखना, मैं अगले पेज पे जा रहा हूं, साथ साथ नोट करते जाओ, मुझे अगले पेज के ऊपर जाना। नोट कर लिया। अब ये जितना भी हमने अभी तक डिस्कस किया, ये कौन सी डायरेक्शन में किया, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। व्हेनेवर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है, हमने ये फिजिक्स में भी पढ़ा,
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर जब भी आप मूव करोगे तो इसे क्या मान के चलते हैं? पॉजिटिव डायरेक्शन। इसे क्या मान के चलोगे? पॉजिटिव डायरेक्शन मान के चलोगे। ठीक है, ये फिजिक्स में भी किया हमने क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स के बीच में। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को क्या मान के चलते हैं? पॉजिटिव डायरेक्शन मान के चलते हैं। वेयरएज अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करोगे, सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करोगे तो क्या मान के चलोगे? नेगेटिव। मींस आर्गुमेंट इसमें क्या होगा? ऑलवेज पॉजिटिव होगा। अगर इस डायरेक्शन में जाऊंगा, इस डायरेक्शन में जाऊंगा तो आर्गुमेंट क्या निकल के आएगा? नेगेटिव निकल के आएगा। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करूंगा तो आर्गुमेंट नेगेटिव निकल के आएगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे तो एवरी टाइम आर्गुमेंट मेरा पॉजिटिव निकल के आएगा। तो ये मेरा याद रखिएगा, इस बात बड़े ध्यान से करना है, बड़े ध्यान से धीरे धीरे आगे बढ़ो। ठीक है, अब एक पेज और आगे जा रहा हूं, धीरे धीरे बात करते जाएंगे और इसमें आप बातें ऐड ऑन करते जाइएगा। मैं सारा कुछ बताता जाऊंगा। अब आपने काफी बच्चों ने आफ्टर स्कूल टू कॉलेज कर दिया था। ठीक है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज के बीच में क्या होता है? अगर पहले क्वाड्रेंट के बीच में, फर्स्ट क्वाड्रेंट इसे बोलते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट था, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ये आफ्टर स्कूल टू कॉलेज की बात चलती है। काफी बच्चों को याद भी होगा, कईयों ने नहीं किया होगा, उनके लिए रिवाइज, उनके लिए हो जाएगा, बाकियों के लिए रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर all the trigonometric ratios are positive। अब मैं trigonometric ratios लिखूंगा नहीं, सुन लो बस। all the trigonometric ratios in the first quadrant are positive। अब ये सारी बातों को बाद में इकट्ठा करके बात करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे बात करते जा रहे हैं। all the trigonometric ratios in the first quadrant are positive। और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एंगल को मैं क्या लेके चलता हूं? फिर थीटा लेके चलता हूं। एक्यूट एंगल होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, ये एक्यूट एंगल होता है। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन थीटा एंड कोसेकेंट थीटा ये सिर्फ पॉजिटिव होते हैं। बाकी रेस्ट ऑफ द फोर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर नेगेटिव। रेस्ट ऑफ द फोर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर नेगेटिव। अब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर एंगल क्या निकल के आएगा? ये सोच के बताओ जरा, कोई बच्चा बता सकता है? सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर एंगल क्या निकल के आएगा? लीन एंगल कैसे लिख सकते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में? अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या लिख सकते हैं? वेरी गुड। ठीक है, तो 180 डिग्री को क्या बोलते हैं? पाई। जो बच्चे नए आए हैं, जिन्होंने नहीं मालूम, तो याद रख लो 180 डिग्री को रेडियंस में पाई बोलते हैं, पाई रेडियन। ठीक है, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। ठीक है जी, अब ध्यान से सुनिएगा इस बात को। या तो यहां पर एंगल को मैं क्या बोल सकता हूं? पाई माइनस थीटा। ठीक है, ये बोल सकता हूं, या 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा। ठीक है, पर मुझे 90 पाई बाय 2 के चक्कर में नहीं पढ़ना, तो पाई माइनस थीटा ही याद रखिएगा। ठीक है, ये वैल्यू मेरी जो निकल के आ रही है साइड में जो मैंने लिखा है दैट इज पाई। ठीक है, दैट इज पाई। ये इस तरह से पाई निकल गया। ठीक है, अब थर्ड क्वाड्रेंट में tan एंड cot ये मेरे पॉजिटिव होते हैं। बाकी रेस्ट ऑफ द फोर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर नेगेटिव। ये मेरे पॉजिटिव होते हैं, रेस्ट ऑफ द फोर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर नेगेटिव। ठीक है, इसके बीच में अगर मैं एंगल को सोचूं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आते हुए, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब मैं मूव कर रहा हूं, इसके बीच में अगर एंगल को सोचूं तो वो निकल के आएगा पाई प्लस थीटा। वो क्या निकल के आएगा? पाई प्लस थीटा। ठीक है, सिमिलरली फोर्थ क्वाड्रेंट के बीच में कॉस थीटा
एंड सीकेंट थीटा इन्हें पॉजिटिव कहते हैं। बाकी रेस्ट ऑफ द 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर नेगेटिव। रेस्ट ऑफ द 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर नेगेटिव। अब इसके बीच में अगर देख के चलें तो वापस ये क्या बन के निकलता है 2 पाई, तो इसमें लिख सकते हैं 2 पाई माइनस थीटा। लेकिन ये कब निकल के आ रहा है, जब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, एंगल्स तब निकल के आ रहे हैं जब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात की जाए तो वो हमेशा यही रहेगा। इसे बोलते हैं आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज बोलते हैं इसे, ये कंसेप्ट को। ठीक है जी, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज बोला जाता है इसे। चलिए यहां तक हो गया। अब इसी बात को अगर मैं बात करना चाहूं, इसी चीज को, मैं ये सेम एंगल्स जो मेरे निकल के आ रहे हैं, ठीक है, जैसे यहां पर मेरा निकल के आया था पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, जैसे यहां पर मेरा निकल के आ रहा था पाई प्लस थीटा। अगर इसी एंगल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखूं, इसी एंगल को अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर देखूं, तो याद रखिएगा, तो उसे एंगल को मैंने बताया था क्या मान के चलना है, नेगेटिव मान के चलना। तो इसके बाहर क्या निकल के आ जाएगा, नेगेटिव का साइन निकल के आ जाएगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर अगर मूव करूं। सिमिलरली अगर यहां पर मेरा निकल के आया, ठीक है, यहां पर थीटा है, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहां पर जा रहा हूं, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहां पर जा रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा इस बात को, ठीक है, 4th क्वाड्रेंट के बीच में अच्छी तरह से देखो, मैं इसे बाकी को रब कर रहा हूं, अभी आपको क्लियर हो जाएगी बात मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर इसे मेजर करता हूं, पहले एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, पहले अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करूं तो इस तरह से निकल के आ रहा है। ठीक है, तो ये मेरा क्या निकल के आ रहा है, थीटा डिग्री निकल के आ रहा है। तो ये वाला सारा एंगल क्या बनता है, 2 पाई माइनस थीटा। ये क्या बनता है, 2 पाई माइनस थीटा। ठीक है, ये क्या बन जाता है मेरा, 2 पाई माइनस थीटा। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर ये एंगल 4th क्वाड्रेंट के अंदर 2 पाई माइनस थीटा बनता है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर यही एंगल, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर अगर हम मूव करते हैं तो यही एंगल मेरा क्या बन के निकलेगा, माइनस थीटा। याद रखो इस बात को। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर ये मेरा क्या निकल के आता है, माइनस थीटा। अब ये ट्रिग्नोमेट्री नहीं चल रही, दिस इज आर्गेंट प्लेन चल रहा है। तो इन शॉर्ट अगर आप देख के चलो, इन शॉर्ट अगर आप सारा देख के चलो, तो हमारे पास कंक्लूजन क्या निकल के आता है, कंक्लूजन ये निकल के आता है आर्गेंट प्लेन के अंदर अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल थीटा होगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा निकल के आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस पाई प्लस थीटा निकल के आएगा, तो यहां पर माइनस थीटा इस तरह से निकल के आएगा। ये आर्गेंट प्लेन के लिए निकल के आएगा। दिस इज अकॉर्डिंग टू द आर्गेंट प्लेन, ये आर्गेंट प्लेन के अकॉर्डिंगली निकल के आएगा। एक मिनट, यहां पर माइनस आना चाहिए, ये यहां पर माइनस आना, सो दिस इज अकॉर्डिंग टू द आर्गेंट प्लेन, दिस इज नॉट अकॉर्डिंग टू द ट्रिग्नोमेट्रिक, दिस इज अकॉर्डिंग टू द आर्गेंट प्लेन। कॉम्प्लेक्स नंबर में जब आप आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करोगे, अगर आपका आर्गुमेंट पहले क्वाड्रेंट में है तो आप थीटा मान के चलोगे, सेकंड क्वाड्रेंट में है तो पाई माइनस थीटा मान के चलोगे, थर्ड क्वाड्रेंट में तो माइनस ब्रैकेट डाल के पाई माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में तो माइनस थीटा मान के चलोगे। मैं अभी इसके ऊपर भी आ रहा हूं, क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, उसके ऊपर भी आ रहा हूं, उसके रीजनिंग के ऊपर भी आ रहा हूं, उसकी रीजनिंग के ऊपर भी आ रहा हूं। ठीक है, अच्छा, यही चीज को ये आ गया था when we are moving in the clockwise direction, when we are moving in the clockwise direction, तो ये चीज निकल के आ गई।
इसी तरह से अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसमें जाता हूं, वो हमने डिस्कस कर लिया था, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर यही चीज मेरी निकल के आती है 2 पाई माइनस थीटा। यहां पर भी अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर मूव करता हूं तो सेम एंगल मेरा निकल के आता है पाई प्लस थीटा। तो लेकिन आपको याद क्या रखना है, जो मैंने पहले लिखा था, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को आप दिमाग में रखिए, इसे यूज नहीं करेंगे हम, दिमाग में रख के चलिए, पर मैं इसे यूज नहीं करने वाला। अब उसके रीजंस बताता हूं क्यों निकल गया, उसके रीजंस की बात करते हैं, ऐसा क्यों निकल गया। ठीक है, पहली बात तो आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर lie between माइनस पाई टू पाई। ठीक है, ये बात पहले तो नोट करो कि आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर किसके बीच में लाई करता है, माइनस पाई से लेके पाई के बीच में। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लाई करते हैं 0 to 2 पाई। आ गया ना डिफरेंस। तो मैं तभी बोल रहा था इसे मिक्स मत करिए ट्रिग्नोमेट्रिक आफ्टर स्कूल टू कॉलेज के साथ। आर्गेंट प्लेन के अंदर जो एंगल्स की मेजरमेंट निकल के आती है माइनस पाई से लेके पाई के बीच में निकल के आती है। ठीक है, इट मींस अगर आप आर्गेंट प्लेन को प्लॉट करते हो, आर्गेंट प्लेन को अगर प्लॉट किया जाए तो ये होता है माइनस पाई, ये निकल के आएगा पाई। अगर आप आर्गेंट प्लेन को प्लॉट करते हो तो वहां पर माइनस पाई, यहां पर पाई होता है। ठीक है, बीच में जीरो होता है, ये बीच में जीरो होता है, 0 डिग्री का एंगल। अब मैं इसके रीजंस के ऊपर आ रहा हूं क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, अब इसके रीजंस के ऊपर आते हैं क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल z मेरा निकल के आया a प्लस आयोटा b। ठीक है, अगर a ये निकल के आ रहा है, b ये निकल के आ रहा है, तो ये इस तरह से निकल के आ रहा है, ये वाला एंगल निकल के आएगा। ठीक है, तो ये सारा कुछ किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स एक्सिस भी यहां पर अगर आप कार्टेशियन प्लेन मान के चलो तो एक्स एक्सिस इसमें क्या होता है, पॉजिटिव। यहां पर ये b क्या निकल के आएगा, पॉजिटिव। अगर z निकल के आ गया, इन केस अगर z मेरा निकल के आ रहा है a माइनस a, ठीक है, अगर z मेरा निकल के आ रहा है माइनस a प्लस आयोटा b, अगर z मेरा निकल के आ रहा है माइनस a प्लस आयोटा b, ठीक है, तो माइनस a यहां पे निकल के आया, a पॉजिटिव, b तो पॉजिटिव है, यहां पर निकल गया, तो ये इसे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये इसे रिप्रेजेंट कर रहा है इस तरह से। ठीक है, तब अगेन मैं अगर इस डायरेक्शन में जाता हूं तो ये इस तरह से निकल गया, तब यहां पर देखिए माइनस पाई के साथ चलना शुरू हो गया। इसी तरह से अगर मेरा z निकल के आया माइनस a प्लस माइनस आयोटा b, तो ये इसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये माइनस b को, तो ये वाला इस तरह से निकल गया। क्लियर हो रही। तब जब हम इसकी बात करते हैं तो मैं ये वाला एंगल मेजर करने की सोचना शुरू करूं, ये वाला एंगल। सिमिलरली अगर यहां पर बात की जाए तो इस डायरेक्शन में निकल के आ रहा है, तो यहां पर z मेरा क्या निकल के आता है, a माइनस आयोटा b निकल के आता है, a माइनस आयोटा b निकल के आता है इस तरह से। तो ये मतलब कि कहीं ना कहीं यहां पर, ठीक है, कहीं ना कहीं यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पर मेरा थोड़ा बहुत कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंगली हम मूव कर रहे हैं। अब थोड़ा बहुत कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के कंसेप्ट के साथ मैं आर्गुमेंट को डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूं। हालांकि ये सारी बातें क्लियर होंगी मेरे अगले लेक्चर में, जब मैं पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में बताऊंगा। पोलर कोऑर्डिनेट्स के बीच में आर्गुमेंट दोबारा यूज होगा, ठीक है, तब जाके आपको समझ में आएगा कि आर्गुमेंट को पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों मैं कर रहा हूं ऐसे, वो अगले लेक्चर में समझ में आएगा। फिलहाल आप इतना याद रखिए कि आर्गुमेंट लाइज बिटवीन माइनस पाई टू पाई, आर्गुमेंट लाइज बिटवीन माइनस पाई टू पाई, ठीक है। मोर ओवर z अगर a प्लस आयोटा b निकल के आ रहा है तो आर्गुमेंट थीटा किसके इक्वल आएगा, tan इनवर्स
इमेजिनरी पार्ट ऑफ z डिवाइडेड बाय रियल पार्ट ऑफ z। तो tan इनवर्स किसके साथ आ जाएगा, b अपॉन a। ये फॉर्मूला याद रखिए, tan इनवर्स किसके साथ निकल के आ जाएगा, b अपॉन a। ठीक है। अब चेक क्या क्या करना होता है, मैं एक क्वेश्चन देख रहा हूं आपके साथ, z मेरे पास निकल के आ रहा है, और ध्यान से देखिएगा इस बात को, z मेरे पास निकल के आ रहा है -√3 माइनस अयोटा, -√3 माइनस अयोटा, ये इस तरह से निकल गया। ठीक है। अच्छा, अगर मैं आर्गेंट प्लेन के अकॉर्डिंगली इसे देख के चलूं, अगर मैं आर्गेंट प्लेन के अकॉर्डिंगली देख के चलूं, तो ये वाला z निकल के आ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट वाला, जिसमें a भी नेगेटिव b भी नेगेटिव, जिसमें a भी नेगेटिव b भी नेगेटिव। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना हमें। ठीक है। अच्छा, अब a भी नेगेटिव b भी नेगेटिव, मैं इसे आर्गेंट प्लेन को रब कर रहा हूं यहां पे, तो सीधी सी बात है, अब मुझे चेक करना है कि क्वाड्रेंट किसमें लाई करेगा, आर्गेंट प्लेन आर्गुमेंट। तो कैसे करूंगा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन आएगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, इमेजिनरी पार्ट यहां पर आ रहा है -1, रियल पार्ट निकल के आ रहा है -√, ये माइनस की माइनस के साथ कटिंग, तो ये tan इनवर्स 1/√3 निकल के आ रहा है, tan इनवर्स 1/√3। बड़े ध्यान से देखने वाली है यहां पे बात। अब अकॉर्डिंग टू डिस्कशन, जितनी भी डिस्कशन की है हमने पीछे, जितनी भी पीछे डिस्कशन की है, ठीक है, तो मैंने क्या देखा, tan पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर tan पॉजिटिव है, एक tan पॉजिटिव निकल के आ रहा है मेरा थर्ड क्वाड्रेंट। अब मुझे डिसाइड करना है कि ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है कि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है। बात समझ में आ रही है। ठीक है, tan इनवर्स आपने निकाल लिया, tan इनवर्स आ रहा है 1/√3। अब एंगल थीटा डिग्री का एंगल जो निकल के आएगा मेरा, वो पॉजिटिव निकल के आ रहा है। tan पॉजिटिव कब कब निकल के आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी tan पॉजिटिव आता है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर भी tan पॉजिटिव आता है। अब मैं डिसाइड कैसे करूंगा कि मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट निकल के आ रहा है कि सेकंड क्वाड्रेंट निकल के आ रहा है, तो डिसीजन कैसे लिया जाएगा, डिसीजन इसकी हेल्प के साथ लिया जाएगा। एक मिनट, डिसीजन इसकी हेल्प के साथ लिया जाएगा जो मैंने अभी आपको ये बताया। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में a एंड b पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में बोथ a एंड b नेगेटिव होता है। अब यहां पर जो मेरा क्वेश्चन निकल के आ रहा है, इसमें a एंड b दोनों के दोनों नेगेटिव निकल के आ रहे हैं। यहां से मैंने डिसाइड किया कि मेरा आर्गुमेंट किसके अंदर लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है। तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर अगर मेरा आर्गुमेंट लाई कर रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आर्गुमेंट मेरा किसके इक्वल निकल के आता था, -π माइनस, अब tan की वैल्यू 1/√3 कब होती है, π/30 डिग्री, 30 डिग्री आता है π/3 के साथ। तो इस तरह से निकल गया। सो मुझे डिसाइड करना है कि आर्गुमेंट मेरा किसमें लाई कर रहा है। तो ये मेरा -2π/3 आंसर निकल गया, ये मेरा आंसर निकल गया। इस तरह से लिखो। π/6 पे होता है, सॉरी ये गलती होगी, सॉरी π/6 पे होता है, तो ये हो जाएगा 5π/6, तो ये -5π/6 है, -5π/6। ठीक है जी। अब यहां तक किस किस बच्चे को कोई प्रॉब्लम निकल के आ रही है, जितनी मैंने डिस्कशन की है कोई प्रॉब्लम? अगम, हरली, हर्षुल, चलो हनी, इशिता, कृष्णा, लास्ट स्टेप बेटा जी, लास्ट स्टेप के अंदर अगर आपको याद हो, मैं पीछे जा रहा हूं एक बार, इसके ऊपर जाते हैं।
ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, एक मिनट, मैंने क्या बोला था, कहाँ गया वो? ये तो मैंने बताया था अगर थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है तो आर्गुमेंट किसके इक्वल निकल के आएगा, तो आर्गुमेंट मेरा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर किसके ऊपर निकल के आ रहा है, ब्रैकेट के बाहर माइनस पाई माइनस थीटा। ठीक है, थीटा कौन डिसाइड करेगा, थीटा डिसाइड करेगा ये वाली चीज कि tan की वैल्यू 1/√3 कब होती है, tan की वैल्यू 1/√3 होती है π/6 पे, तो थीटा एवरी टाइम जो है tan 1/√3 डिसाइड करेगा। ठीक है, बाकी क्वाड्रेंट कौन सा लाई कर रहा है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो यहां पर मैं ना स्टेप्स में डिवाइड कर देता हूं इसे। ठीक है, इसे स्टेप्स में डिवाइड करके चलता हूं, एक मिनट वेट करिए, एक मिनट बेटा। हाँ जी रेवा, क्या कह रहे थे आप? माइनस कैसे आया? रेवा मैंने क्या बताया था आपको, पीछे जाए थोड़ा 6 पेज के ऊपर, मैंने क्या बताया था, फर्स्ट क्वार्टर में होगा तो आर्गुमेंट थीटा होगा, सेकंड क्वार्टर में आर्गुमेंट पाई माइनस थीटा होगा, थर्ड क्वार्टर में अगर निकल के आया तो माइनस ब्रैकेट डाल के पाई माइनस थीटा निकल के आएगा। इसी तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर माइनस थीटा निकल के आएगा। ठीक है रेवा, आपको ये याद रखना। ठीक है, तो वहां पर उस क्वेश्चन में मेरा थर्ड क्वाड्रेंट आ रहा था तो इसलिए वैसे दिया। ठीक है, तो हम इसे 3 स्टेप्स के साथ डिवाइड करके चलते हैं इस पार्ट को। ठीक है, कैसे करना है? स्टेप 1 आएगा, फाइंड थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z डिवाइडेड बाय रियल पार्ट ऑफ z। स्टेप 2, सर्च फॉर क्वाड्रेंट के कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो वो क्वाड्रेंट कौन कौन डिसाइड कर रहा है, a और b की वैल्यूज डिसाइड कर, tan की वैल्यू a एंड b की वैल्यू मिलकर डिसाइड करती हैं। ठीक है, एंड थर्ड स्टेप, ठीक है, स्टेप थर्ड निकल के आता है जब आपको क्या लिखना है, आर्गुमेंट का फॉर्मूला लिखना है। आर्गुमेंट डिसाइड होने के बाद कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो आर्गुमेंट किसके किसके इक्वल निकल के आएगा। ठीक है, अगर पहले क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट लाई कर रहा है तो थीटा निकल के आ जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो पाई माइनस थीटा निकल के आ जाएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो माइनस पाई माइनस थीटा निकल के आएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर लाई कर रहा है तो माइनस थीटा निकल के आएगा। इस तरह से 3 स्टेप्स के अंदर ये क्वेश्चन डिवाइडेड हो गया मेरा। 3 स्टेप्स के अंदर क्वेश्चन डिवाइड हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और करके देखते हैं, तो ये 3 स्टेप्स के साथ करेंगे। फाइंड आर्गुमेंट z इफ z इज इक्वल टू √3 - 3 आयोटा। तो मैं सॉल्यूशन में, अब आप वैसे जब एग्जाम में सॉल्व करने बैठोगे तो स्टेप्स मत लिखना, यहां पर सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए स्टेप्स लिख रहा हूं। ठीक है, तो मेरा स्टेप 1 क्या निकल के आया, थीटा मैंने फाइंड किया, ये मेरा स्टेप 1 आया, तो वो होता है tan इनवर्स रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय रियल पार्ट, तो वो मेरा निकल के आ रहा है tan इनवर्स -√3। ये मेरा स्टेप 1 खत्म हो गया। दिस इज माई स्टेप 1, मेरा ये स्टेप 1 खत्म हो गया। ठीक है, यहीं से मेरा स्टेप 2 अब आगे बढ़ेगा। अब मुझे चेक करना है क्वाड्रेंट। ठीक है, सेकंड स्टेप निकल के आ रहा मेरा क्वाड्रेंट, और मुझे क्वाड्रेंट डिसाइड करना है। क्वाड्रेंट कैसे डिसाइड होगा, अब tan इनवर्स, tan यहां पर क्या निकल के आ रहा है, नेगेटिव, tan इज नेगेटिव, tan थीटा इज नेगेटिव। अब tan थीटा नेगेटिव होता है या तो सेकंड क्वाड्रेंट में या तो फोर्थ क्वाड्रेंट। tan इज नेगेटिव ईदर इन सेकंड क्वाड्रेंट और इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अब
फर्स्ट क्वाड्रेंट के सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर रियल पार्ट नेगेटिव होता है, इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर रियल पार्ट पॉजिटिव होता है, इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव होता है। ठीक है, अब आप चेक करो ये वाली फॉर्म बन के निकल रही है कि ये वाली फॉर्म। इन दोनों फॉर्म्स को देखता हूं तो ये वाली फॉर्म निकल के आ रही है। कृष्णा जी अब बात समझ में आ रही है, कैसे देख रहे हैं हम? ठीक है, तो यहां पर ये मेरा कौन सा क्वाड्रेंट निकल के आ रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट निकल के आ रहा है। ठीक है, तो ये मेरा कौन सा क्वाड्रेंट निकल के आ गया? फोर्थ क्वाड्रेंट निकल के आ गया। तो यहां से अब मैं स्टेप, हाँ जी कुछ पूछना है किसी को? सर -√3 कितने आया? -√, बेटा 3 और √3 की कटिंग होगी। 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3, तो कटिंग होगी एक √3 की। इसी तरह से निकल के आएगा। एक मिनट, समझ में आ रही है बात? अगम जी अब बात समझ में आई? हाँ जी सर। चलो, तो यहां पर मेरा आर्गुमेंट कैसे निकल के आएगा? अब आर्गुमेंट क्या निकल के आएगा? आर्गुमेंट दैट इज थीटा, सीधी वैल्यू लिखनी है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आर्गुमेंट नेगेटिव होता है, तो आप चेक करो √3 कब होती है वैल्यू? tan की वैल्यू √3 होती है π/3 पे। तो आर्गुमेंट फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होता है, तो थीटा मेरा किसके इक्वल निकल के आ रहा है? -π/3 के बाद, -π/3 के इक्वल निकल के आ रहा है। चेक कर लो एक बार अच्छी तरह से। क्लियर हो गया? चलो अच्छी बात, अगर क्लियर हो गया तो अगर ये क्लियर हो गया तो मैं प्रॉपर्टीज के ऊपर जाऊं, जरा जा सकता हूं यहां पर। तो अब आर्गुमेंट पता चल गया हमें कैसे फाइंड करना है, हमें एंगल के बारे में पता चल गया कि एंगल्स, क्वाड्रेंट के बारे में पता चल गया क्वाड्रेंट्स कैसे फाइंड करने हैं। तो मैं प्रॉपर्टीज के ऊपर जा रहा हूं। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट के ऊपर जा रहा हूं। 2-4 प्रॉपर्टीज है मेरी छोटी सी, तो बड़े ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब मैं ये प्रॉपर्टीज के अभी प्रूफ के ऊपर नहीं जा रहा, सिर्फ प्रॉपर्टीज को दिखा रहा हूं, क्योंकि मेरे अगला जो पार्ट निकल के आएगा उसके साथ बड़ा अटैच्ड है ये पोर्शन। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट्स। ठीक है, तो मेरी पहली प्रॉपर्टी निकल के आती है, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई होने के बाद आर्गुमेंट निकालो, तो वो किसके इक्वल आएगा? आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2। ये मेरी प्रॉपर्टी पहली निकल जाती है। इट मींस आर्गुमेंट सीधे सीधे उठा के ऐड कर देते हैं। आर्गुमेंट सीधे सीधे उठा के क्या कर देने? ऐड कर देने। आर्गुमेंट सीधे सीधे उठा के क्या कर देने? ऐड। ठीक है, यहां से मैं कंक्लूड क्या कर सकता हूं? जितने मर्जी कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाए तो वो किसके इक्वल निकल के आएगा? आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2 प्लस सो ऑन आर्गुमेंट ऑफ Zn। सभी के आर्गुमेंट्स को ऐड करो, ठीक है, तो वो उसके इक्वल निकल के आएगा। अगर n कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो n कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन का जो आर्गुमेंट निकल के आएगा वो किसके इक्वल होएगा? आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2 प्लस डॉट 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 आर्गुमेंट ऑफ Z1। सभी के आर्गुमेंट्स उठा के ऐड कर देना। दिस इज द प्रॉपर्टी। ठीक है, आगे चल के ना, मैं वैसे तो अगर बोर्ड क्लास की बात की जाए तो लॉगरिथम्स है नहीं, लेकिन हम जब कंपटीशन की बात करेंगे तो मैं कंपटीशन का चैप्टर करवाऊंगा लॉगरिथम्स। तो लॉग के बीच में ये लॉग की प्रॉपर्टीज के साथ मैच करेगी ये वैल्यूज, तो आपको ऐसा लगेगा कि लॉग के साथ मैच कर रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली सेकंड प्रॉपर्टी मेरी निकल के आ रही है डिवीजन के साथ। अगर डिवाइड हो रहे हैं तो आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2।
माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 निकल के आएगा, आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 निकल के आएगा। दिस इज माय सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी निकल के आ रही है कि अगर आर्गुमेंट ऑफ Z का कंजुगेट लेते हो तो वो किसके इक्वल निकल के आएगी, माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z। अगर आप कंजुगेट का Z लोगे तो सीधी सी बात है, अगर a प्लस आयोटा भी है, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, a माइनस आयोटा। पहले a प्लस आयोटा भी में देखें तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, a माइनस आयोटा b में वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो ऑब्वियस है फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस थीटा निकल के आएगा। ठीक है, आप रिलेट कर सकते हो इस बात को, हमने अभी पीछे डिस्कस किया ये सारा। सिमिलरली मेरी फोर्थ प्रॉपर्टी निकल के आती है, अगर आर्गुमेंट ऑफ z रेज टू पावर m हो तो m आगे आ जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ z ये आर्गुमेंट ऑफ z ये बच जाएगा इस तरह से, आर्गुमेंट ऑफ z इस तरह से बच जाएगा। ठीक है जी, एक सम करते हैं और बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो मेरे पास सम निकल के आ रहा है, क्वेश्चन निकल के आ रहा है, फाइंड आर्गुमेंट इफ z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा। ठीक है, अब कुछ बच्चे तो क्या करेंगे, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, गलत नहीं है बट वो लेंथी है, गलत नहीं है वो लेंथी निकल के आएगा। ठीक है, आप इसमें क्या करोगे, आप इसमें पिछले जो मैंने प्रॉपर्टीज बोली हैं उन्हें अप्लाई करने की सोचो, आप प्रॉपर्टीज के साथ मूव करिए। ठीक है, अगर मैं प्रॉपर्टीज के साथ मूव करता हूं, प्रॉपर्टीज को दिमाग में रख के इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की सोचते हैं। एक मिनट में कर रहा हूं सॉल्व। तो क्या हो रहा है, इसमें मेरी प्रॉपर्टी लग जाएगी। आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके भी सॉल्व कर सकते हैं, प्रॉपर्टी लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने जो पीछे प्रॉपर्टी लगाई है, मैं वो प्रॉपर्टी को यूज करते हुए इस सम को सॉल्व करूंगा, प्रॉपर्टी को यूज करते हुए इस सम को सॉल्व करने लगा। तो वो प्रॉपर्टी कैसे लगाऊंगा, ठीक है, पीछे देखते हैं। पीछे अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो आर्गुमेंट ऑफ Z1 इज इक्वल माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 निकल गया। तो यहां पर भी मेरे दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो आप यहां पर भी मेरे दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूं, आर्गुमेंट ऑफ Z इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस आयोटा माइनस आर्गुमेंट ऑफ 1 माइनस आयोटा। मैंने प्रॉपर्टी लगा ली, ये वाली सेकेंड प्रॉपर्टी यूज करो। ठीक है, अब आर्गुमेंट मैंने कैसे देखना सिखाया था आपको। आर्गुमेंट था tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट वो 1 आ रहा है, रियल पार्ट 1 आ रहा है। इसी तरह से tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट यहां पर -1 आ रहा है, रियल पार्ट 1 निकल के आ रहा है। ठीक है, अब इसे अच्छी तरह से चेक करिए, चेक करिए क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या निकल के आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ये क्या निकल के आएगा, 1 कब होता है, π/4 पे होता है। 1 कब होता है, π/4 के अंदर। अच्छा, अगर सेकंड वाले आर्गुमेंट को देखता हूं, कॉम्प्लेक्स नंबर को देखता हूं, तो आर्गुमेंट कौन से क्वाड्रेंट में निकल के आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर निकल के आ रहा है। आता ना, ये चेक करना है। कृष्णा जी चेक कर सकते हो ना इस बात को। चलो, सभी को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। इशिता, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। तो ये निकल के आएगा -π/4, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर माइनस थीटा लेना, तो -π/4 निकल गया। कुल मिला के π/4 प्लस π/4
दैट इज ये निकल के आएगा पाई बाय 2 के आंसर ये निकल के आएगा। ये मेरा आंसर निकल के चेक कर लो जाए, अच्छी तरह से समझ लो मैंने प्रॉपर्टी कैसे लगाई। प्रॉपर्टी को चेक करें कैसे लगाई मैंने। इसी तरह से अगले क्वेश्चन पे जा रहा हूं। फाइंड आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल 1 प्लस आयोटा रेज टू पावर 10। अगेन मेरी प्रॉपर्टी लग रही है, ठीक है, अगेन मेरी यहां पे प्रॉपर्टी लग रही है, ये वाली प्रॉपर्टी। जब z रेज टू पावर m है तो पावर क्या होती है, आगे आ जाती है। ये मेरी प्रॉपर्टी लग रही है, ठीक है, ये मेरी प्रॉपर्टी लग रही है, यहां पे चेक कर लो आप। ठीक है, प्रॉपर्टी लगा के चेक करके बताइए मुझे क्या आंसर निकल के आ रहा है। ठीक है, तो मैं आपके साथ कर रहा हूं सॉल्व। ओके, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस 1, तो ये tan इनवर्स पाई बाय 4, ये कटिंग होके आ रहा है मेरा पाई बाय 2। अब चेक करो, इज पाई बाय 2 लाइन बिटवीन माइनस पाई एंड पाई, माइनस पाई और पाई के बीच में लाई कर रहा है, नहीं कर रहा लाई, नहीं कर रहा लाई, तो इसे लाई करवाना है। ठीक है, तो लाई करवाने के लिए अभी मैं एक नया रूल बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अभी यहां पर मेरा ये लाई नहीं कर रहा, ठीक है, तो लाई करवाने के लिए मैं अगले स्टेप में एक नया रूल लिखने लगा हूं, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब इसे लाई करवाने के लिए एवरी टाइम माइनस, ये क्या निकल के आएगा, ये रूल लिख लो, यहां पे नोट डाल के लिख लो, चाहे कॉपी के ऊपर नोट डाल के लिख लो। We need 2k pi factor as argument if it is more than 2 pi। अगर 2 पाई से ज्यादा निकल के आ जाएगा तो हमें 2k पाई का सबसे आसपास फैक्टर चाहिए इसका। अब 5 पाई बाय 2 को अगर डिवाइड करोगे तो मेरा निकल के आ रहा है 2.5। ठीक है, 2.5 के निकल के आसपास निकल के आ रहा है, तो इस मींस k की वैल्यू यहां पर क्या निकल के आएगी, इक्वल टू 1, तो ये 2k निकल के आ जाएगा। तो सारा सॉल्व करके अगर आंसर देखता हूं, ठीक है, सारा सॉल्व करके अगर आंसर इसमें देखूं तो मेरा आंसर निकल के आएगा, ये 2 पाई निकल के आएगा, k की वैल्यू को, तो सारा सॉल्व करके मेरा आंसर निकल के आएगा पाई बाय 2। ठीक है, तो चेक कर लो, एवरी टाइम जब, सुन लो मेरी बात, एवरी टाइम जब भी ये वैल्यू ग्रेटर देन 2 पाई निकल के आएगी तब आपको सब्ट्रैक्ट करना है 2k पाई को। k क्या निकल के आएगा, k विल बी द नियरेस्ट वैल्यू, जो भी वैल्यू आपकी निकल के आ रही है उसके नियरेस्ट वैल्यू के अकॉर्डिंगली डिसाइड होएगा k की वैल्यू। अब यहां पर अगर 2.5 आ रहा है, ठीक है, तो k की वैल्यू 1 निकल के आएगी, मेरे को 2 पाई निकल के आ गया, फिर 2.5 माइनस 2 पाई, तो वो मेरा क्या बचेगा, पाई बाय 2 बचेगा। तो इस बात को नोट कर लो, ये याद रख लो, किस तरह से करना आपको। एक क्वेश्चन और करेंगे जब बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है, एक वैल्यू 1 है। हाँ जी बेटा, सर k की वैल्यू 1 कैसे है? मैं बताता हूं बेटा, 2.5 ये आ रहा मेरा, बात समझो, 5 बाय 2 को अगर डिवाइड करोगे तो वो आ रहा है 2.5 पाई। ठीक है, अब 2k पाई, अगर k की वैल्यू यहां पर 1 लिखता हूं तो ये मेरा निकल के आएगा 2 पाई। सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू देखनी है इसकी,
जो भी मेरी वैल्यू निकल के आ रही है ये प्रैक्टिस के साथ आएगा। मैं कभी नहीं कहता कि ये आपको अभी समझ में आ जाएगा। ये बेटा बहुत प्रैक्टिस के बाद ये बातें समझ में आती हैं और बहुत प्रैक्टिस के साथ ही ये बातें आपको याद रहनी शुरू होती हैं। पहली बार में करके ये बात शायद समझ में निकल के आ जाएगी, लेकिन आप यूज नहीं कर पाओगे। यूजेस इसकी तब निकल के आती है जब आप इसकी प्रैक्टिस करते हो। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ठीक है, ये अगले क्वेश्चन में और क्लियर हो जाएगी बात। अगला क्वेश्चन लिखिए, फाइंड आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा अंडर 3 रेज टू पावर 9। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या निकल के आएगा? आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल 9 आर्गुमेंट ऑफ 1 माइनस आयोटा रूट 3 9। तो ये क्या आएगा? tan इनवर्स माइनस रूट 3 अपॉन 1 माइनस रूट 3 अपॉन 1। अब चेक करिए कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है। ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट निकल के आ रहा है क्योंकि b नेगेटिव है, tan भी नेगेटिव है, b भी नेगेटिव है, तो ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट निकल के आ रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर ये मेरा नेगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर ये मेरा नेगेटिव निकल के आता है। अच्छा, अब मैंने क्या बताया था आपको, ध्यान से समझिए। या तो माइनस थीटा लिख सकते हो और 2 पाई प्लस थीटा लिख सकते हो। मैंने इस तरह से बताया था। ठीक है, पर मैं आपको यहां पर कंफ्यूज नहीं कर रहा। मैं माइनस थीटा के साथ ही मूव कर रहा हूं। ठीक है, मैं माइनस थीटा के साथ ही मूव कर रहा हूं। अच्छा, रूट 3 कब होती है वैल्यू इसकी? ठीक है, रूट 3 कब होती है इसकी वैल्यू? चेक करो जरा। 16। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा इस बात को, इस बात को ध्यान से समझिएगा। अभी यहां पर मेरा आर्गुमेंट सॉल्व नहीं हुआ। व्हेनेवर ऐसे क्वेश्चंस निकल के आएंगे, जब भी ऐसे क्वेश्चंस निकल के आते हैं, आर्गुमेंट मेरा एंड में निकल के आना। आर्गुमेंट मेरा एंड में, सबसे लास्ट में निकल के आना आर्गुमेंट। जब भी ये बातें निकल के आती हैं तब याद रखिएगा, तब हम क्या लेके चलते हैं। अब ये छोटी छोटी बातें हैं जो मुझे याद रखनी है, तो मैं ये वाला एंगल लेके चलता हूं इसके बीच। तब मैं माइनस थीटा लेके नहीं चलता। माइनस थीटा तब लेके चलता हूं जब डायरेक्टली मेरा आर्गुमेंट आ जाएगा। डायरेक्टली मेरा आर्गुमेंट, अब यहां पर अभी मेरा आर्गुमेंट नहीं निकल के आना क्योंकि 9 मल्टीप्लाई हो रहा है अभी इसके साथ। तो यहां पर फिर मैं क्या लिखने वाला हूं? 9। यहां पर मैं क्या लिखने वाला हूं? इसे रब कर रहा हूं 1 मिनट। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें याद रखो। 9 इंटू 2 पाई माइनस थीटा, सारा सॉल्व करूंगा तो ये क्या निकल के आ रहा है? 15 पाई। ठीक है, तो आर्गुमेंट ऑफ z क्या निकल के आएगा? 15 पाई माइनस माइनस अब 2k पाई। k की वैल्यू देखिए जो सबसे नियरेस्ट 15 के आसपास आ रही हो। ठीक है, तो k की वैल्यू कौन सी निकल के आएगी? 7। तो ये 14 पाई निकल के आया। तो कुल मिला के मेरा आंसर क्या निकल के आ रहा है? पाई। कुल मिला के मेरा आंसर क्या निकल के आ रहा है? पाई निकल के आ रहा है। सो जब भी रेज टू पावर होगा तब स्टार्टिंग में ही मुझे आर्गेंट प्लेन वाले एंगल्स नहीं उठाने। ठीक है, वो सबसे लास्ट में निकल के आएगी बात। ठीक है, तब मुझे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर मूव करना। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखो। ठीक है, अब मेरा एक क्वेश्चन रह गया आज के सेशन का, वो खत्म करते हैं, फिर खत्म करेंगे इसे। एक ही क्वेश्चन रह गया। इफ z इज कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ यूनिट मॉडुलस एंड आर्गुमेंट थीटा, देन फाइंड आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस z डिवाइडेड बाय 1 प्लस z का कंजुगेट। फाइंड द आर्गुमेंट ऑफ
मेरा बेटा जी एक बात याद रखिएगा, आज का मेरा जितना भी सेशन निकल के आया ये सारा कंपटीशन बेस्ड सेशन है मेरा। ऑल्दो एनसीईआरटी में भी आर्गुमेंट निकल के आएगा, लेकिन एनसीईआरटी में आर्गुमेंट इतना डेप्थ में नहीं निकल के आता। तो मेरा ये आज का सेशन जो था ये कंपटीशन बेस्ड था। जेई मेंस में ये क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे क्वेश्चन, और ये वाला क्वेश्चन जेई मेंस में आया हुआ जो लास्ट क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, आई थिंक सो 2013 में आया था। ठीक है, अब इस बात को ध्यान से देखें तो खत्म करते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अब सॉल्यूशन शुरू करने से पहले ही गिवन क्या है, मॉडुलस ऑफ z 1 गिवन है एंड आर्गुमेंट ऑफ z मेरे को थीटा गिवन है। ये गिवन में है मेरा, दिस इज इन द गिवन, ये मेरा गिवन के अंदर निकल गया। ठीक है, अब एक बात याद रखिएगा, अब आप अगर इस बात को याद रखें, ये वाली प्रॉपर्टी अगर आपको याद हो तो ये इस तरह से निकल के आती है, z इंटू कंजुगेट ऑफ z इज इक्वल टू क्या होता है, मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से मेरा z बार कंजुगेट क्या निकल के आ रहा है, मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर डिवाइडेड बाय z। अब मॉडुलस ऑफ z तो मुझे क्या दिया हुआ, 1 दिया हुआ है, तो 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या निकल के आया, z। तो मतलब यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर कंजुगेट ऑफ z को क्या बोलूंगा, 1 अपॉन z बोलूंगा। कंजुगेट ऑफ z क्या निकल के आएगा मेरा, 1 अपॉन z निकल के आएगा। क्लियर है यहां तक? मैं अगले पेज पे जा रहा हूं इसके बाद। आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट पेज। ठीक है, अब अगले पेज पे जाता हूं और कुछ बात करता हूं यार। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट मॉडुलस 1 कब होता है, जब वो कॉम्प्लेक्स नंबर इधर आयोटा होगा, माइनस आयोटा होगा, या 1 होगा, या -1 होगा। ये 4 केसेस निकल के आते हैं मेरे। इन 4 केसेस में ही मॉडुलस मेरा 1 निकल के आएगा। इधर कंजुगेट क्या, इधर z क्या निकल के आए, आयोटा या माइनस आयोटा, या 1 या -1। इन्हीं 4 केसेस में आपका मॉडुलस 1 निकल के आएगा, बाकी और कोई केस नहीं निकल के आता जिसमें मॉडुलस 1 निकल के आए। ठीक है, सो मैंने क्या किया, सपोज कर लिया इन्हीं में से, लेट z इज इक्वल टू आयोटा। मैंने अपने आप ही सपोज कर लिया z इज इक्वल टू आयोटा, क्योंकि मुझे मालूम है इन्हीं चारों में से निकल के आएगा। अब ये कंपटीशन का क्वेश्चन है तो इसलिए मैं थोड़ा सा ध्यान से, लेंथी मेथड है, वहां पर तो जो ऑप्शंस दिए होंगे वो शॉर्टकट में चलेगा, आपके दिमाग में ये सारी बातें भागेंगी प्रैक्टिस के साथ। ठीक है जी, तो इन शॉर्ट ध्यान से देखिएगा, आर्गुमेंट ऑफ z अगर थीटा दिया हुआ है तो मतलब आर्गुमेंट ऑफ आयोटा क्या दिया होगा, थीटा दिया होगा। z की वैल्यू पुट कर दी आयोटा, z की वैल्यू पुट कर दी आयोटा। ठीक है, तो मेरे पास ये क्या निकल के आ रहा है, यहां पर मैं अब साइड में लग रहा हूं ये वैल्यू, और मैं ये वैल्यू उठाने की कोशिश कर रहा हूं, ये वैल्यू। अब जो भी बातें की हैं वो सारी वैल्यूज मैं इसके अंदर पुट कर दूंगा। आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस z डिवाइडेड बाय 1 प्लस z का कंजुगेट। ठीक है, तो ये किसके इक्वल निकल के आएगा, आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा। अब z का अगर आप कंजुगेट लोगे यहां पर तो ये क्या बन जाएगा, माइनस आयोटा। z की वैल्यू पुट कर दी, z की मैंने क्या कर दी, पुट वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा। अब यही सारी बात, ठीक है, दोबारा उठा रहा हूं यहां पर लेफ्ट हैंड साइड, यहां पर इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लो, तो मैं वापस उठा रहा हूं अगले पेज पर। आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस z का कंजुगेट। यार 1 प्लस z का कंजुगेट अभी आपने निकाला, ये देखिए z का कंजुगेट किसके इक्वल निकल के आ रहा है, 1 अपॉन z के इक्वल निकल के आ रहा है। तो यहां पर मैं वैल्यू पुट कर दूं, तो ये क्या निकल के आएगा, आर्गुमेंट ऑफ 1 अपॉन z, 1 अपॉन z, आर्गुमेंट ऑफ
1 प्लस जेड, एलसीएम लिया 1 प्लस जेड अपॉन जेड, तो ये सारी कटिंग करके आर्गुमेंट ऑफ जेड ही निकल के आ गया। यार आर्गुमेंट ऑफ जेड तो क्वेश्चन में मुझे गिवन है, किसके इक्वल है? आर्गुमेंट ऑफ जेड तो थीटा के इक्वल गिवन है, तो ये किसके इक्वल निकल के आ जाएगा? थीटा के इक्वल। ठीक है, इसमें चाहे ये वाले स्टेप्स अगर मैं नहीं भी करता तब भी मेरा चल जाएगा, ये वाले स्टेप्स अगर मैं नहीं भी करता तब भी मेरा सम सॉल्व होगा। ठीक है, वो सिर्फ समझाने के लिए था कि इस तरह से होता है, लेकिन अगर ये वाले स्टेप्स में बीच में नहीं भी करता तब भी मेरा सम, ठीक है, क्या करिए, तब भी मेरा सम, पहले ये वैल्यू निकाली, सीधी इसके अंदर वैल्यू पुट कर दी तो मेरा आंसर निकल गया। दिस इज माई आंसर, ये मेरा आंसर निकल गया। ठीक है, सो प्लीज बच्चा मैं एक बार बोल दूं, ये थोड़े से कंपटीशन के सम्स थे, ये प्रैक्टिस के साथ आते हैं। मैंने बड़ी कोशिश की है आज कि धीरे धीरे आपको समझ में आए। कल वाला टॉपिक हमारा आगे रिलेटेड होगा इसी के साथ ही।